हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब तक हम 6 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये 7वां टेस्ट है। आज इसे शुरुआत करेंगे। ये टेस्ट यूपीपीसीएस 2023 के अलावा यूपीपीसीएस में आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी आती हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के वर्ष के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा पहले से बाद का क्रम। ठीक है, पहले से बाद के क्रम की बात हो रही है तो देखना फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह और मोहम्मद शाह, इनमें कौन कौन पहला आया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बना था जो 1707 से 1712 तक रहा था। इसका नाम क्या था? इसका उपनाम मुअज्जम और साहिब बेखबर भी बोला जाता था उसे। इसके साथ किसने दिया था? इसका साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया था जो उत्तराधिकारी के युद्ध में, और इसने साहू को आज़ाद किया और जंजीर को समाप्त किया था। ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आया था? जहांदर शाह। जहांदर शाह को लंपट व मूर्ख भी बोला जाता था और ये केवल 1 ही साल रहा था। और ये बादशाह किन की हेल्प से बना था? ये किंग मेकर जुल्फिकार खां की मदद से बना था। इसमें इसने 2 उपाधि ली थी। वो कौन कौन सी दी थी? आमेर का शासक सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी और मारवाड़ शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। उसके बाद फर्रुखसियर जी आते हैं जो 1713 से 1719 तक रहेंगे। इन्हें घृणित कायक भी बोला जाता था और इसका सिंहासन भी किसके बदौलत आया था? सैयद बंधुओं की बदौलत आया था। इसके सूबेदार की बात करें तो सूबेदार कौन था इसका? दक्कन का निजामुल मुल्क चिनकलीज खां जिसे बोला जाता है। उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी हैदराबाद की, और इसकी हत्या किसने करवाई थी? सैयद बंधुओं ने ही कराई थी। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, या रंगीला बोला जाता था, और रोशन अख्तर इनका नाम था। इनके समकालीन जो युद्ध हुए थे नादिर शाह ने किया था और अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में किया था। नादिर शाह ने जो 1739 में किया था उसे क्या बोला जाता था? ईरान का नेपोलियन बोला जाता था। और वो यहाँ से कितने रुपए लगा? 70 करोड़ रुपए और तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा वापस ईरान लेकर गया था। उसके बाद आते हैं अहमद शाह 1748 से 1754 तक। तो इनके वजीर कौन था? सफदरजंग। इनके टाइम सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए अब्दाली ने किए, जो कि 8 बार करे थे अब्दाली ने आक्रमण भारत पर। आलमगीर सेकंड की बात करें, ये 1754 से 1759 तक। इन्हें अजीजुद्दीन भी कहा जाता था और इन प्लासी का युद्ध इन्हीं के टाइम पे हुआ था। शाह आलम द्वितीय की बात करें तो 1759 से 1806 तक हुए थे। बक्सर का युद्ध हारने के बाद इन्हें इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी 1765 में, और पेंशन भोगी हो गए थे। और पानीपत का तृतीय युद्ध भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और 1803 में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया था। और इनके बाद फिर 1806 और 1837 के बीच अकबर द्वितीय को रखा गया था। इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और इनके बाद आए थे बहादुर शाह सेकंड 1837 से 1862 तक। और जफ़र के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ये शायरी करते थे और रंगून इन्हें निर्वासित कर दिया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये देखिए कि हमने क्रम भी देख लिया एक जल्दी से। तो क्रम के अनुसार क्या हुआ? बहादुर शाह पहले आए थे, उसके बाद जहांदर शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर मोहम्मद शाह। मतलब 2 3 1 2 1 3 4। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछा इन्होंने। तो नादिर शाह का आक्रमण कभी हुआ था? हमने अभी देखा था 1739 में हुआ था। और नादिर शाह को क्या बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन बोला जाता था। और ये तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भारत से ले गया था। करनाल का युद्ध भी 1739 में हुआ था, नादिर शाह और मुगलों के बीच। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली 1748 में, अभी हमने देखा था पीडीएफ में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी? तो सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। तो सवाई का मतलब क्या होता था? जो उनके समकालीन हैं उनसे सवा गुना श्रेष्ठ। ठीक है, अगर जयसिंह की बात करें तो जयसिंह क्या थे? जयसिंह संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। संस्कृत और फारसी के विद्वान होने के साथ क्या गणित और खगोल शास्त्र भी जानकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है जदुनाथ सरकार की। देखिए क्या क्या, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर वॉल्यूम 172, जदुनाथ सरकार। ठीक है, ये बुक जदुनाथ सरकार जी ने लिखी है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षक हेतु सारणियों का एक सेट तैयार किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था सवाई जयसिंह ने। तो अगर आमेर के राजा की बात करें, ये सवाई जयसिंह की, तो आमेर के राजा क्या थे? ये 18वीं सदी के श्रेष्ठ राजपूत थे और इन्हें सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब जी ने, जो सवागुना श्रेष्ठ की बात की थी। ये महान खगोल शास्त्री थे और इन्होंने क्या किया था? उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया था जिससे खगोल संबंधी पर्यवेक्षक में सहायता मिले। जैसे उसे क्या बोला गया था? उसे बोला गया था जिज मोहम्मद शाही। और सवाई जयसिंह ने 5 जगह बनाई थी खगोल शास्त्र अपने। कहाँ कहाँ बनाई थी? दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। ठीक है, एक देखते हैं। ये दिल्ली के जंतर मंतर बना हुआ खगोल शास्त्र का एक नमूना है इनका, कि इन्होंने छाया के हिसाब से समय का पता लगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, प्रथम आंगल युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच। प्रथम आंगल सिक्की युद्ध की बात करते हैं तो 1775 से 1782 के बीच। और प्रथम आंगल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच। सॉरी, ये सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 के बीच। आंगल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच। तो पहला क्या हो गया? पहला 1, 3, 2, तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा मैसूर के बारे में देख लेते हैं। मैसूर क्या था? एक विजयनगर साम्राज्य का अंग था जो 1565 में तालीकोटा युद्ध के बाद वेंकट दुत्ते के वाडियार वंश के पास था। तो इसका अंतिम राजा कौन था? अंतिम था इसका चिक्का किशड़ा राज। ठीक है, और इसके अंदर में किस, ये तो था लेकिन इसकी बागडोर कौन संभाला था? नंदराज और देवराज। अगर नंदराज की बात करें, जैसे हैदर अली जी आए तो हैदर अली को क्या करा था? नंदराज का घुड़सवार सैनिक नियुक्त किया गया था। और बाद में जो क्या हुआ था, इन्होंने 1761 में मैसूर को अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया था। लेकिन इसी समय क्या हुआ था? फ्रांसीसी निजाम और मराठा और अंग्रेज के बीच चतुष्कोणीय युद्ध के वो चल रहा था। अगर हैदर अली की बात करें तो इसका सलाहकार कौन था? खंडेराव ब्राह्मण। विभाग 18 थे। मंत्री, हिंदू मंत्री बहुत ज़्यादा थे। 33,000 घुड़सवार थी। चामुंडेश्वरी देवी को के मंदिर को इन्होंने दान दिया था। और अपने सिक्कों पर क्या किया था इन्होंने? तांबा, सोना और शिव पार्वती और विष्णु जी के मूर्ति लगाई थी। अगर इन्हें देखा तो इन्होंने क्या करा था? डिंडुगल में आधुनिक शस्त्रागार जो 1755 में उसकी स्थापना की थी। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति और हैदर अली की विस्तारवादी नीति के कारण आंगल मैसूर युद्ध छिड़े थे। तो आंगल मैसूर युद्ध में बस पहले युद्ध में ऐसा हुआ था कि हैदर अली की जीत हुई थी और अंग्रेजों की पराजित हुए थे। बाकी सब युद्ध में हैदर अली मतलब मैसूर की हार हुई थी और अंग्रेज जीते हुए थे। तो पहला युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 तक। तो हैदर अली की बात करें तो ये अंग्रेज मराठा निजाम त्रिगुट बना हुआ था जो इसने भंग करके हैदर अली ने अपनी तरफ कर लिया था। हाँ, मराठों को क्या था? इन्होंने 35 लाख रुपए दिए थे, जो 18 लाख नकद और कोलार दिया था। तो और महाराष्ट्र इन्हें देने की बात करी थी और निजाम को भी प्रलोभन देकर अपनी तरफ कर लिया। तो इन्होंने क्या अंग्रेजों से विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसमें क्या हुआ था? प्रथम मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी 4 अप्रैल 1769 को, जो विजित क्षेत्र में वापस या और भविष्य में ये घोषणा कर दी थी कि कोई किसी से युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, और अगर द्वितीय युद्ध की बात, द्वितीय युद्ध के बाद 1780 से 1784 के बीच। और वारन हेस्टिंग जनरल थे इसके, गवर्नर जनरल। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि हुई थी। अगर थर्ड युद्ध की बात करें तो 1790 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इसमें। और इसमें संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की। इसमें आधा भाग दिया था और अपने साथी को भी देना पड़ा। 3 करोड़ रुपए भी दिए थे। इसमें नहीं दिए गए थे तो इन्होंने 2 पुत्र को दिया था। इन्होंने कहा था अंग्रेजों ने उस टाइम, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशालीहीन कर दिया है। ठीक है, चतुर्थ की बात करें तो 1799 में हुआ था वेलेजली के टाइम पे। उसमें टीपू ने स्वतंत्रता का वृक्ष जैकोबिन केल्ब लिया था और इसी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी में अंग्रेजों ने बोला था अब पूरब के राज्य हमारे कदमों में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पगा क्या है? पागा सेना किसे बोला जाता था? जो नियमित घुड़सवार सेना थी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें दो प्रकार के सैनिक होते थे, जिन्हें क्या बोला जाता है? जिन्हें बोला जाता था सिलेदार और बरगीर। सिलेदार क्या होते थे? सिलेदार ये होते थे कि जैसे अस्थाई घुड़सवार सैनिक है, जैसे अस्त्र और घोड़े स्वयं क्या करते थे? स्वयं प्रबंधन करना पड़ता था। और बरगीर में क्या, राज्य की ओर से देना पड़ता था। और पैदल सेना क्या थी? पैदल सेना, पैदल ही बोला जाता था कि पैदल सैनिक। और सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था सेना का? सरे नौबत। और सबसे छोटा अधिकारी जो होता था वो कौन था? हवलदार। नेक्स्ट देखते हैं, इस्तिमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहले इस्तिमरारी बंदोबस्त देखते हैं एक बार। इसे स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था और इस्तिमारी बंदोबस्त दोनों तीनों कहते थे इसे। ये कब शुरू हुई थी? 1793 में कॉर्नवालिस ने की थी। ये कहाँ कहाँ शुरू हुई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में। कर की दर क्या थी इसमें? निश्चित थी। और कितने परसेंट भाग पे की थी? 19% भाग पे। जमींदार को ही भूमि का स्वामी बनाया गया था। और इसे क्या बोला गया था? ये स्वतंत्र था। ये बेचने के लिए भी स्वतंत्र था, रखने के लिए और दान देने के लिए। स्वामित्व को भी वंशानुगत और हस्तांतरण लिए बनाया गया था। और जो हिस्सा बनाया था, हिस्सा राज्य को कितना देना था? 10/11, मतलब लगभग 89%। और जमींदार को 1/11 और अपने पास रखना होता था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए ऑप्शन क्या है? इस व्यवस्था में लगान का 1/11 भाग सरकार को देना पड़ता था। नहीं, 1/11 नहीं, 10/11, 89%। तो एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र आता था। कितना था ये? 19%। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है? सही पूछा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। एसिटिक सोसाइटी, परमहंस मंडली। तो एसिटिक सोसाइटी किसकी थी? विलियम जोन्स की। तो एक का दूसरा। और परमहंस मंडली किसकी थी? आत्माराम पांडुरंग। तो एक का दूसरा, दूसरे का पहला। तो मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर परमहंस शुद्धि आंदोलन की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती की थी। और बंगहन आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी डेरोजियो की थी। दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा डिटेल में लेके चले हैं और आगे देखते हैं, इस हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम टेस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 11वें क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। दादा भाई नेरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को किस लेख में स्पष्ट किया था? दादा भाई नेरोजी के बारे में देखते हैं। तो जैसे कांग्रेस की पूर्व संस्थाएं थी, उन्होंने 3 संस्थाओं का गठन किया था। बम्बई एसोसिएशन 1852 में, लंदन इंडिया एसोसिएशन 1865 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक जो हुई थी वो 1867 में जो बैठक हुई थी, उसमें इंग्लैंड ड्यूटीज और टू इंडिया, जिसमें ये बोला था धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में बोला था। और वहीं इन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करी थी 1867 में कि 20 रुपये होगी। अगर बात करें कि प्रति व्यक्ति आय और किस किसने दी है, तो ये दी है विलियम डिग्वी ने 1899 में 17 रुपये, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में 30 रुपये, एम सर राव ने 1911 में 49 रुपये, VVRV राव ने 1931-32 में 62 रुपये। अगर बहिर्गमन के सिद्धांत से देखें कि अन्य निबंध कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने, तो द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड नीड्स ऑफ इंडिया, पीस ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो बात करें कि INCA के अध्यक्ष कब कब रहे थे, तो 1886 में जब कलकत्ता में हुआ था तब ये अध्यक्ष रहे थे। इसमें क्या हुआ था? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का, मतलब नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी में इनवाइट किया था। और फिर उसके बाद 1893 में अध्यक्ष रहे थे लाहौर में। और 1906 में कलकत्ता में अध्यक्ष रहे थे। तभी उन्हें क्या, स्वराज शब्द का कांग्रेस मंच पर पहली बार जिक्र किया गया था। और इनके विदेश की बात करें तो 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का निर्माण किया था। और ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले ये पहले ही थे उदारवादी दल के, जो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार कहाँ से थे? फिंसबरी से। और 1892 में ये जीते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था कि इन्होंने किससे बहिर्गमन से रिलेटेड, तो बैठक में क्या था? इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं था?
तो ये ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खिलाफत की रक्षा करना बिल्कुल था। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार का विरोधी भावना उत्पन्न करना बिल्कुल था। और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग इसमें नहीं थी। तो वो मुस्लिम, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने वायदे को तोड़ा जो सेवर संधि में किया था। सेवर संधि 10 अगस्त 1920 में उन्होंने क्या किया, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया, खलीफा पद को क्या समाप्त कर दिया। इसके विरोध में अली बंधुओं ने, अली बंधु कौन कौन थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने ही भारत में खिलाफत आंदोलन शुरुआत की। हाँ, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वो क्या था, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना जागृत करना, ठीक है, ब्रिटिश सरकार विरोधी, ठीक है, और तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ उसकी रक्षा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक बोला गया था। ये किसे बोला गया था, ये बोला था लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की बात करें तो ये 1880 से 1884 के बीच गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समाचार पत्र की स्वतंत्रता को बहाल किया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे समाप्त कर दिया था 1882 में, और भारतीय समाज पत्रों को वही सुविधाएं दी जाएंगी जो अन्य को दी जा रही थी, ठीक है। अगर सिविल सर्विस की बात करें, इन्होंने अलग अलग में सब में ही, अगर सिविल सर्विस की बात करें तो इनकी एज कितनी कर दी थी, 19 से 21 वर्ष बढ़ा दी थी। अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन क्या कब स्थापित किया था इन्होंने, 1882 में, ठीक है। अगर जनगणना की बात करें तो 1881 में इनके टाइम से ही जनगणना नियमित रूप से शुरू हो गई थी। लेकिन उस टाइम जो जनगणना में 20% हिस्से को नहीं लिया गया था, वो कौन कौन से थे, हैदराबाद और राजपुताना, ठीक है। और अगर शैक्षणिक क्षेत्र में बात करें तो इन्होंने क्या, एक समिति का निर्माण किया था जिसे हंटर कमेटी बोलते हैं, और उसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर, ठीक है। और अगर न्याय के क्षेत्र में बात करें तो इन्होंने इल्बर्ट बिल को पास किया था 2 फरवरी 1883 में, और 1883 में इसमें भारतीय न्यायाधीश भी न्याय कर सकते थे, लेकिन उसके अपोजिट होने के कारण उस बिल को रद्द कर दिया गया था। इसी केस में श्वेत विद्रोह हुआ था, ठीक है। अगर कारखाने की बात करें तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में इन्हीं के उस टाइम में एक्ट हुआ था। जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में कार्य नहीं कर सकते थे, और जो 7 से 12 साल के बच्चे थे उन्हें 9 घंटे कार्य करने की बोला गया। तो इतने सुधारवादी कदम उठाए गए थे, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या बोला था, इन्हें भारत का उद्धारक बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण की बात करिए। मुस्लिम लीग 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि वर्ष 1939 में क्या हुआ था, वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने। तो इन्होंने 12 दिसंबर 1939 को क्या कहा, मुक्ति दिवस मनाया। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस दिन लाहौर, इसी दिन की बात नहीं थी, इसी दिन लाहौर में लीग द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत की पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया था। इस दिन की बात नहीं थी, ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत को पूर्णतः मानते हुए पाकिस्तानी मांग को स्वीकार करा था, और यही इनका मतलब इसकी प्राप्ति, इसका लक्ष्य घोषित हुआ था। तो क्या कह सकते हैं, इस दिन की बात है, तो आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं की बात कर रहे हैं। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था पवनार में, ठीक है। ये सत्याग्रह, ये ठीक है, ये सत्याग्रह स्वरूप में सीमित, प्रतीकात्मक और अहिंसात्मक था, बिल्कुल ठीक है। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे जिन्हें आंदोलन में जेल हुई, बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। इसके दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे ब्रह्मदत्त थे। और सत्याग्रह का चुनाव किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। और इसी आंदोलन को, व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या बोला गया था, दिल्ली
चलो आंदोलन बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और 23 जनवरी को आजकल क्या मनाया जा रहा है? पराक्रम दिवस मनाया गया है। और इस बार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनके ही दिवस पर शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया था, अर्ध शौर्य, जो 23 से 24 जनवरी तक चला था, 2 दिन कंटिन्यू। इनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में पिछली बार क्या क्या हुआ था? रोस आइलैंड का नाम, जो अंडमान निकोबार में है, रोस आइलैंड का नाम क्या रखा था? सुभाष चंद्र बोस के नाम से रख दिया गया था। अगर सुभाष चंद्र बोस के गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? CR दास। और इन्होंने सबसे पहले ICS की परीक्षा कब पास की थी? 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास कर ली थी। और सभी ने विज्ञान आंदोलन में ये जेल में भी गए थे। और अगर बात करें 1938 की, 1938 हरिपुरा में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसमें ही इसने नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया था, जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। और 1939 में त्रिपुरा में अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। तो लेकिन इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद इन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। और 4 जुलाई 1943 को ये कहाँ चले गए थे? ये सिंगापुर चले गए थे। वहीं से इन्होंने क्या बोला था? दिल्ली चलो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? C, सिंगापुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि ये सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने के समर्थन नहीं करता। उपरोक्त कथन का उल्लेख गांधी जी द्वारा किस पत्रिका में किया गया था? ये किया गया था इन्होंने यंग इंडिया में। और कब किया था इन्होंने? 11 अगस्त 1946 को ये लेख लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक और लेखक दे रखे हैं, तो ये देखना, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पीटर हार्डी ने लिखी थी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव 1857 और 1948, ये लिखी थी खालिद बिन ने। ठीक है, और खिलाफत टू पार्टीशन, ये लिखी थी मोइन शकीर ने। और मॉडर्न इस्लाम इंडिया WC स्मिथ। तो मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में निम्न घटनाओं का पहले के बाद सही कालक्रम क्या है? तो अगर बात करें बेबेल योजना की, तो बेबेल योजना कब आई थी? 1945 में। और अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो वो 1942 में आया था। और बेबेल योजना की बात, मतलब नेहरू रिपोर्ट की बात करें, वो 1928। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई है। तो ऑप्शन में देखो, नेहरू रिपोर्ट C में है और D में है। नेहरू रिपोर्ट के बाद अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में, बिल्कुल ठीक है। तो अभी C और D बिल्कुल ठीक चल रहा है। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो क्रिप्स मिशन और बेबेल योजना 1945। तो मतलब C इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़ताल शब्द संभवतः प्रथम बार प्रयोग निम्नलिखित में किस आंदोलन में किया गया था? 19 मार्च 1919 को क्या हुआ था? रोल एक्ट बिल पास किया गया था। तो क्या उसके बाद क्या होता है, जो क्या बोला गया था? बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी बोला गया था। इसे गांधी जी द्वारा क्या हुआ था? इसका देशव्यापी विरोध की घोषणा कर दी गई थी। उसी टाइम हड़ताल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, और 6 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया था? संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, रोलैक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। अभी ये 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाई गई है। बताना कमेंट करके ये ठीक है क्या? आप कोई सजेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम ये टेस्ट सीरीज कर रहे हैं विशेष प्रीलिम्स 2023 के लिए दे IAS की। अब तक हम 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। 21 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा नहीं हुई थी? अगर काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो ये क्या था? ये उत्तर भारत के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जिसमें कि HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और HSRA 2 संस्थाएं थी
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगर आचार्य की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसमें जो इम्पोर्टेंट थे, मतलब 1924 में हुई थी अक्टूबर में। सचिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेंद्र चटर्जी। अगर इसकी बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य संघीय गणतंत्र और शस्त्र एकत्रित करना था और अपनी शाखा को मजबूत करना था और डकैती आदि करना था। डकैती का जो विचार था वो किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। काकोरी कांड की बात, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही रेलगाड़ी में क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी स्टेशन पर जो लूट की थी, इस घटना में क्या हुआ था? इस घटना को ही काकोरी कांड कहते हैं। अब इसको याद रखो कि किस किस को फांसी की सज़ा हुई थी और किसे किसे आजीवन कारावास। फांसी की सज़ा का एक ट्रिक याद कर लीजिए, ARRR। इसका ए की बात करें तो अशफाक उल्ला खां, ठीक है। और इसकी बात करें तो रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इन्हें क्या हुआ था? फांसी की सज़ा हुई थी। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा फांसी की सज़ा किसे नहीं हुई थी, तो इसमें सचिन सन्याल नहीं आया। इन चारों को फांसी की सज़ा हुई थी, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और सचिंद्र सन्याल की बात करें तो इन्हें क्या हुआ था? इन्हें आजीवन कारावास हुआ था। अगर काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील की बात करें तो वकील का नाम क्या था? वकील का नाम था जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इनके बचाव में एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत, और गोविंद बल्लभ पंत समिति ही थी। और इसकी घटना के बाद आचार्य का वर्चस्व समाप्त होने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन है इसमें मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन और संवाद कोविदी और अमृत बाजार। तो इन्होंने कहा था सी ऑप्शन, मतलब संवाद कोविदी में सती प्रथा का विरोध किया था। राजा राम राय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। और अगर इसकी बात करें, ये महान सुधारक थे, आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाता था इन्हें, ठीक है। और सती प्रथा इनके टाइम में क्या थी? मुख्य समस्या थी। इन्होंने 1829 में एक एक्ट पारित करवाया था विलियम बेंटिक के थ्रू, और सती प्रथा को बैन करवाया था सारे देश में। राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की कलकत्ता में। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, ब्रह्म समाज के उद्देश्य की, वो कैसवरवाद और हिंदू धर्म को रूढ़िगत मुक्त बनाना था। भारतीय समाज को जीवन शैली के सभी क्षेत्र को नई विचारधारा दी इन्होंने। धार्मिक क्षेत्र में क्या काम किया? अवतारवाद, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था। अगर पुस्तक की बात करें तो एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, फारसी में। ये कोई पुस्तक भी बहुत पूछी जाती है, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, ये क्या है? इक्कीसवाद के में तर्क के बारे में थी और मानवीय अंतरात्मा एवं विवेक के धर्म ग्रंथों से तुलना में महत्व की बात की थी। विदेशी यात्रा प्रतिबंधों को चुनौती, ठीक है। और नारी गरिमा प्रतिष्ठा के बारे में इन्होंने सती प्रथा जो भी बात की थी हमने, बहु विवाह और बाल विवाह और बड़ व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था। राजनीतिक उत्थान तथा राष्ट्रीय चेतना का इन्होंने प्रोत्साहन किया था, मतलब जागरूकता फैलाई थी। और जाति प्रथा के विरोध और एकत्ववाद, भारी नियति शुल्क हटाने का भी प्रयास किया था इन्होंने। शिक्षा का प्रसार किस किस का किया था? शिक्षा का किया था, जो स्कूल कॉलेज की स्थापना की थी, और लेख, भाषण और पत्र पत्रिकाएं, जिससे कि चेतना का उभार को जागरूक किया राष्ट्रीय हित में, जिससे आधुनिक भारत का निर्माण हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? ठीक है, इसे भी देखते हैं। शिवाजी के बाद मराठा में जो है पेशवा का प्रभुत्व बढ़ा। सबसे पहले पेशवा की बात करें तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, याद रखना, विश्वनाथ जो है पहले पेशवा थे 1713 से 1720 तक। इनकी मुख्य सफलता क्या थी? इनकी मुख्य सफलता ये थी कि जो मुगल बादशाह थे, मुगल जितने भी बादशाह थे, उससे मुगल बादशाह सैयद बंधुओं के साथ संधि करना। इसे रिजर्व टेम्पल ने क्या कहा था? मराठों का मेघना कार्टा बोला था। ठीक है, पहले याद रखना ये विश्व से याद रखना, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद आए थे बाजीराव प्रथम, जो बहुत जिनके ऊपर मूवी बनी है 1720 से 1740 की। इन्होंने हिंदू पद
पातशाही को बढ़ावा दिया। और इन्होंने ये बोला था, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। अगर ये भी आ जाए कि इनका किन्होंने बोला था, ये बाजीराव प्रथम ने। इनके अधिकार की बात करें तो मालवा के क्षेत्र को और गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्र पर अधिकार बनाया था इन्होंने। ये महान योद्धा थे और राजनीतिक और राज्य निर्माता थे। शिवाजी के बाद, शिवाजी ने भी गोरिल्ला युद्ध किया था, उसके बाद इन्होंने ही किया था, तो इन्हें लड़ाकू पेशवा भी बोला गया था। बात करें तीसरे पेशवा कौन थे, तीसरे थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव कब से, 1740 से 1761 तक। इन्हें नाना साहब भी बोला गया था। मराठा शासक राजा राम दुत्ते, जो कि संगोला की संधि की थी इन्हीं के टाइम पे 1750 में, संपूर्ण अधिकार अपने हाथों में ले लिया था इन्होंने इसी संधि के तहत। ये छत्रपति जो है नाम मात्र के रह गए थे। और इन्हीं के टाइम पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, मराठा और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें कि अफगान अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। और मराठा की तरफ से जो इब्राहिम खान गर्दी का तोपखाना था, वो उसने इतना काम नहीं दिखाया जितने ऊँट पर घूमने वाले गतिशील तोप वाले थे इसके पास, अहमद शाह अब्दाली के पास, तो इनकी विजय हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना पानीपत का युद्ध किसके टाइम में हुआ था, बालाजी बाजीराव। देख लेते हैं अगले पेशवा कौन कौन से थे। माधव राव, माधव नारायण राव, इन्हीं के टाइम पे प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ था। उसके बाद बाजीराव द्वितीय आए थे, फिर आए थे नाना साहब टोडू पंत के नाम से, जो 1857 की क्रांति के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची दे रखी है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, सूची 1 से सूची 2। ठीक है, अहोम विद्रोह किसके टाइम में हुआ था, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। ये कहाँ के थे, असम। और ये कब हुआ था, 1828 में। पागलपंथी विद्रोह था करमशाह, ये कब हुआ था, ये भी असम में हुआ था, ये 1825 के आसपास हुआ था। और कुका विद्रोह में भगत जवाहरलाल और रमोसी में चित्तौड़ सिंह। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 3। 2, 3 मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और विद्रोह भी एक नज़र मार लेते हैं। देख लीजिए, सन्यासी विद्रोह कहाँ से प्रभावित था, बिहार बंगाल से, कहना सरकार। फकीर विद्रोह बंगाल, और पहाड़ी विद्रोह बिहार, चुआरो विद्रोह और चेरा विद्रोह झारखंड, और पोलीगारो विद्रोह कहाँ से था, तमिलनाडु से था। वेलटम्पी विद्रोह त्रावणकोर से। भील विद्रोह पश्चिमी घाट से। संथाल विद्रोह कहाँ से था, बंगाल बिहार। मुंडा झारखंड, बिरसा मुंडा के विद्रोह पाइक उड़ीसा, और नीलांदो बंगाल, और मोपला देखिए मालाबार से था। कुका पंजाब, रंपाव को आंध्र प्रदेश, ताना भगत बिहार, तेभागा बंगाल और तेलंगाना आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुब्बार एक खातिर के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। इस साल की थीम क्या थी, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति शिक्षा दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अगर मूल नाम, तो इनका मूल नाम था मोहिउद्दीन, पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन और माता का नाम आलिया था। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी में हुआ था। और अबुल कलाम की अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इनका मतलब क्या होता है, संवादों का देवता। वे कौन थे, पत्रकार थे, स्वतंत्र सेनानी थे, राजनीतिक थे, शिक्षाविद थे। उर्दू, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, अरबी का ज्ञान बहुत अच्छा था। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही लिसन उस्सिरदक ये बुक भी लॉन्च हुई थी इनकी। अगर स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो विभाजन के कट्टर विरोधी थे ये। एकता, हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते थे। पार्लियामेंट सुधार में जो इन्होंने के बारे में इन्होंने जो क्या अपोजिशन में क्या पत्रिका निकाली थी, 1912 में पत्रिका अल हिलाल लॉन्च की थी। इनका एक साप्ताहिक पत्र था, उसका नाम क्या था, अल बलाग। असहयोग आंदोलन 1920-22 में गांधी जी के समर्थक थे। और 1923 में ये अध्यक्ष बने थे, 35 वर्ष की उम्र में, सबसे युवा। और 1930 में नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी के साथ जेल में गए थे। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो ये 1940 से 46 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो सबसे लंबे टाइम तक के अध्यक्ष थे। और इनकी विचारधारा क्या थी, पूर्वी और पश्चिम की पर केंद्रित थी। पूर्वी में आध्यात्मिक उत्कृष्ट एवं व्यक्तिगत मोक्ष एवं सांसारिक उपलब्धि एवं सामाजिक प्रगति के का समन्वय था दोनों का। वे जामिया मिलिया इस्लामिया के समर्थकों में से एक थे, मतलब जो संगठित जिन्होंने किया था उसमें से एक थे। और 1920 में संयुक्त प्रांत में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी।
अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, गुब्बार ए खातिर, जो कि क्वेश्चन पूछा गया, गुब्बार ए खातिर, और दर्स ए वफा, और इंडिया विंस फिल्म। तो गुब्बार ए खातिर किसने लिखी थी? अबुल कलाम आज़ाद जी ने। 1947 में पहला शिक्षा मंत्री रहे थे। उर्दू की जगह अंग्रेजी को इन्होंने अपनाया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि पश्चिम, कि हमारा देश पश्चिम के कंपेयर में कम नहीं हो। इन्होंने IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और UGC का गठन किया। 1952 में पहली लोकसभा में ही रामपुर से जीते। 1957 में हरियाणा गुड़गांव से संसदीय सीट पे जीते। और भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का गठन भी कब हुआ था? 1950 में। इनके टाइम पे 3 अकादमी बनी थी, संगीत, नृत्य, साहित्य अकादमी और चित्रकला, ललित कला अकादमी। ठीक है, 1953, 1954। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ही बने थे, और 1992 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त किया मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। बंगाल का द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग नहीं था, ये था वारेंग हेस्टिंग्स। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय पुलिस सेवा के जनक की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सहायक संधि की प्रणाली की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक से है? मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से नहीं, मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। तो ये बोला था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन की हम बात पहले भी कर चुके हैं। ये 1880 से 1884 में स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये डिटेल आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। अमृतसर की संधि 1809 में किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। इसकी डिटेल देखते हैं थोड़ी। पंजाब विलय कैसे हुआ था? ये मुगल प्रभाव का कम हो गया था, और अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किए थे, तो अराजकता फैल गई थी, तो सिख मिसल का उत्थान हुआ था, जो कि शुक्र मिसल, टोटल मिसल कितनी थी? 12 थी, उसमें से एक शुक्र चक्या मिसल थी, और जिसके कौन थे, मतलब रणजीत सिंह इसी मिसल से थे। ठीक है, 1798 में अफगान शासक जमन शाह की जो तोप गिर गई थी चिनाब नदी में, तो उसे भिजवा दिया था। तो अफगान शासक ने रणजीत सिंह को क्या बोल दिया था? लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी थी, जो कि 1799 में इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। और 1805 में अमृतसर पे किया था, कांगड़ा पे 1809, मुल्तान 1818 और पेशावर 1834। तो इसी तरह का इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी धार्मिक रूप से क्या थी? अमृतसर थी, और राजनीतिक रूप से लाहौर। और अमृतसर की संधि की बात करें, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया कि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। मेटकाफ, और अंग्रेजों की तरफ से मेटकाफ थे और रणजीत सिंह, इन दोनों के बीच में हुई थी। इन दोनों के बीच में हुई थी कि जो सतलज नदी थी वो इन दोनों की सीमा बन गई थी। सतलज के पूरब की बात करें तो ये अंग्रेजों का हो गया था, और ऊपर का हिस्सा, मतलब जो पश्चिम की तरफ जाए ऊपर का, तो वो रणजीत सिंह के अंडर में आ गया था। अगर कोहिनूर हीरा की बात करें तो रणजीत सिंह को 7 सुजा ने दिया था। उसके रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, जब 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद खड़क सिंह, नैनिहाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह अंतिम शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंगल युद्ध भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सिख से ही द्रव्य आंगल सिख युद्ध। पहला ये सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 1846, और द्वितीय हुआ था 1848 से 1849। इसमें बोला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इसमें कालक्रम अनुसार लिखना है। तो पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता हुआ था 1932 में। जलियांवाला हत्याकांड की बात करें तो 1919 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 1931 में। तो ऑप्शन क्या बन जाएंगे इसका? 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मराठा सरदार हैं और क्षेत्र हैं। मराठा साम्राज्य क्या था? 5 बड़े सरदारों का संघ था, जिसमें सिंधिया की बात करें तो किसका था? सिंधिया किसके थे? ग्वालियर के। गायकवाड़ थे बड़ौदा के। भोसले किसके थे? भोसले थे नागपुर के। होलकर इंदौर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। और इसमें पूना को छोड़ दिया, जैसे 5 थे तो पूना की कौन थे? पेशवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, सिंधिया, चाहे कोई भी ट्रिक बना लीजिए इनकी। जैसे एक बना रखी है मैंने, गायब। ठीक है, गायब से गायकवाड़ किससे थे? बड़ौदा से। और नागपुर के जैसे भोसले थे, नाग के क्या होते हैं? भोसले, मतलब घोंसले होते हैं, तो उससे याद रखना है भोसले। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो सके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।